हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। टेंथ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर आज हम आपको उसका सेकंड पार्ट के बारे में समझाने जाएंगे, जिसमें कि हम आज सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंसिंग। उसके पहले हमने अपना पिछला जो क्लास थी, पिछले पार्ट में हमने आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप बताएं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 118। 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी अभी तक हो चुकी। आज का टॉपिक लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आपको पता है केमिकल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं, इसको एक बार और थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये चैप्टर का स्टार्टिंग है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम आपको ये जरूर बताएंगे। तो आप बताओगे कि व्हेन टू और मोर compounds or elements mixed together then they form a new compound या फिर one or more new compound with new properties। इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन से आपको हम टाइप बताएंगे कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो आपको सबसे पहले पता होगी या बेसिक्स है, ये है पहला टाइप कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में कोई भी दो एलिमेंट या कंपाउंड मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट, ये हमारे दो रिएक्टेंट हैं और ये हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा एक लार्जर मॉलिक्यूल होता है और वो डिसोसिएट या डायलिसिस हो जाता है। मीन्स ये पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं, ये 3 पार्ट के प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है जिसमें कि सिंगल रिएक्टेंट से आपको 3 प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है, लेकिन उसमें हमें अभी नहीं जाना, आगे जब पढ़ेंगे तब देख जाएंगे। तो बस थोड़ा सा आपको इंट्रो दो। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। ये एक एलिमेंट की डेफिनेशन हमने पिछले पार्ट में क्लियर करी थी। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड, या व्हेन सिंगल टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन एंड दे फॉर्म एलिमेंट। जब एक ही तरीके के परमाणु मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। उसी में हमने बताया कि हमारे पास टोटल 118 तत्व हैं। अब ये एलिमेंट है, ये हमारा कंपाउंड है। इस कंपाउंड ये क्या करता है? इसमें से एक को, क्योंकि ये बीइंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, तो इनमें से जो भी एक कम अभिक्रियाशील तत्व होगा ये उसको डिस्प्लेस कर देता है।
उसको वहां से हटा देता है और खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे दो कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2, या दो रिएक्टेंट हैं। ये क्या करते हैं? इनके बीच में आयंस होते हैं, ये प्लस होगा, ये माइनस। सपोज कीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आयंस एक्सचेंज होता है। ए के साथ में डी चला जाता है और सी के साथ में बी आ जाता है। ठीक है, प्लस वाला पहले लिखिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन है। तो इस एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से यहाँ पर दोनों एक दूसरे की जगह पर होते हैं। दो डिस्प्लेसमेंट, एक ने इसको हटाया तो उसने उसकी जगह लगेगा। इस तरीके का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर आता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? When two or more atoms combine, then they form molecule. मॉलिक्यूल के टाइप्स, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जितने भी ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस हैं, ये सब क्या है? ये डायटोमिक मॉलिक्यूल। और जितने भी मेटल्स, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हमारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल चुका है। अब ट्राइटोमिक बनाते हैं। ट्राइटोमिक होता है नाइट्राइट और ओजोन, क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं। नाइट्रोजन के नाइट्राइट और ऑक्सीजन के 3 ये ओजोन। ऐसे ही टेट्रा भी होता है। टेट्रा में आता है T4, क्योंकि इसमें 4 आ जाते हैं। और इसके बाद एक और होता है पॉलीएटॉमिक, वो होता है Sp। ये सब कुछ 9th क्लास में पढ़ा है। इसी में से हमने ऑक्सीजन लिया। अब क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हमने आपको बताया था, गेन ऑफ ऑक्सीजन और सेकेंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये होता है तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि मैंने लिखा रखा है, एक एग्जांपल हम ले सकते हो, कॉपर, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। कॉपर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनाते हैं CuO। तो वो कैसे बना? इसका इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। सिमिलरली हम रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें क्या होता है? उसमें इसका गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन गेन करते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? जैसे ये कॉपर ऑक्साइड बना, आप इस पे जब हाइड्रोजन गैस को
फेंकते हैं हाइड्रोजन गैस, इसे रब कर लो। हाइड्रोजन गैस जब इसके ऊपर से पास होती है तो ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव, तो जैसे इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद हाइड्रोजन पे ऐड हो जाता है, तो Cu बचता है Cu और हाइड्रोजन हो जाता है H2O। अब क्योंकि इसमें दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, क्या क्या, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इस कारण से हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आयनिक इक्वेशन क्या होती है? आयनिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ साथ आयंस का भी फॉर्मेशन होता है। आयंस का ही फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो आयनिक इक्वेशन है। उसको मैं लिख के भी दिखाता हूँ। इट इज द इक्वेशन इन विच not only atoms, molecules formed, but ions also formed. Or takes part in the reaction. एग्जाम्पल है जिंक को कॉपर सल्फेट में डालते हैं, तो ये जो जिंक के ग्रैन्युअल्स होते हैं कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो जाएगा। तो यहाँ बन जाता है ZnSO4 और C। अगर आयंस फॉर्म में दिखाएं हम इसको तो ये होता है Cu प्लस SO4 2 माइनस होगा और Cu भी 2 प्लस होगा। फिर ऐसे इधर Zn 2 प्लस और SO4 2 माइनस प्लस C। आयंस जो है यहाँ पर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अब हम सीखेंगे अगला टॉपिक हमारा बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को। तो बैलेंसिंग जो होती है उसे करने के लिए जैसे एक इक्वेशन लिख रखी है, ये अभी हमारा एक स्टेटमेंट है, तो पहले हम इसे वर्ड इक्वेशन से, फॉर्मूला जो इक्वेशन होती है केमिकल इक्वेशन है उसमें लिखेंगे। स्टीम एक वाटर होता है, यानी वाटर का एक दूसरा नाम स्टीम होता है, तो H2O। स्टीम को पास किया हीटेड आयरन के ऊपर से, तो Fe, तो क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2। तो इसे हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, स्पेस कम है तो उधर लिख लेते हैं, इसमें LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड के ये जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं इनको लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का नंबर 2 है, ऑक्सीजन का नंबर 1 है और आयरन 1। अगर इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 और आयरन 3। अब बैलेंसिंग का मतलब आपको क्या करना है, जैसे कि जो केमिकल लॉ है हमारा कॉम्बिनेशन का कि द मास ऑफ रिएक्टेंट या द मास ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज सेम, फिक्स रहता है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का मास और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का मास जो होता है वो सेम रहता है। यानी कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो आयरन का सेम नहीं है और ऑक्सीजन का सेम नहीं है, तो इनको सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3Fe। ये हमारा बैलेंस हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसमें 4 से करना पड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड फॉर्म है, उसके साथ हाइड्रोजन भी है।
तो हाइड्रोजन को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4H2 हो गया। और Fe3O4 इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा हमारा हो चुका है बैलेंस। लेकिन जब आप इधर देखते हैं तो हाइड्रोजन में भी 4 की मल्टीप्लाई थी, तो ये हो जाएगा 8, और इस वजह से आपको इसको भी करना पड़ेगा 4 टू द 8, यानी ये हो जाएगा 4H2। इस तरीके से आपकी बैलेंसिंग की जाती है। एक और एग्जांपल है अपने पास, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस हम उसे N2, नाइट्रोजन क्या होती है N2, हाइड्रोजन H2, और अमोनिया का फॉर्मूला NH3। इसमें भी वही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन है 2 नंबर पे, और राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन ये 2 है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन का ही बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से। हमने हाइड्रोजन पहले क्यों लिया, जो गैसेस होती है पहले उसको आप बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग करना थोड़ा आसान है। तो हाइड्रोजन को आप बैलेंस करेंगे, ये 6 हो जाएगा हमारा, इधर भी ये 6 हो चुका है। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ये सिंगल एलिमेंट नहीं, ये कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन में भी आपकी 2 की मल्टीप्लाई होगी, जिस वजह से ये हो जाएगा 2NH3। H2 में भी 2 की मल्टीप्लाई हुई है, H2 में 3 की मल्टीप्लाई हुई है, 2 तो पहले से ही था, और ये नाइट्रोजन। एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, जिस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा कंपाउंड एलिमेंट के आगे लिखनी है। ऐसा नहीं लिखना जैसे NH3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब 2 यहाँ लगता है, ये गलत होता है। इसको ध्यान में रखना, हमेशा उसको आगे लिखना। अब हम आते हैं आगे, अगला जो एग्जाम्पल है, ये एक वर्ड इक्वेशन नहीं, ये सिंपल एक केमिकल इक्वेशन में रखी है। इसको भी आप पहले सिंपली क्या लिखें, मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में 1 है। उसके बाद नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 जगह हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो ये एक हाइड्रोजन, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। तो इन दोनों को कंबाइनली जो लिखेंगे तो इसको 2 + 3 लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 और इधर ऑक्सीजन है 2। अब हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस, इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो इसलिए इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले मैग्नीशियम को कर लो और ऑक्सीजन कर लो। मैग्नीशियम का नंबर यहाँ 3 है, तो आप सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। RHS में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। जब आप RHS में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम के साथ ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन में भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। हाइड्रोजन जो 2 वाला हाइड्रोजन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके से इसके आगे 3 आ जाएगा। और ये हमारा Mg3N2 ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को चेंज करना पड़ेगा। ऑक्सीजन में हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 बन चुके हैं, तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6, क्योंकि एक हाइड्रोजन सिंगल नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में, तो इसकी भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन से ये हो जाएगा 6 × 12। अब जब हम यहाँ देखते हैं तो 6 की जगह ये हमारा जो हाइड्रोजन 12 बन चुका है, इधर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 9 हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 + 6 ये 12 हो जाएगा, यानी कि अब हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड है, हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस करने के लिए भी करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का नंबर बैलेंस करने के लिए भी करना पड़ेगा। इस वजह से इसके आगे क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा अभी बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है, 2 बैलेंस हो गए, ये भी बैलेंस हो गया।
एक बार चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन के आगे आपने 6 की मल्टीप्लाई कर दी, ओके 12 हो गया। इसमें हमने कोई छिड़कानी नहीं की, ओके बैलेंस बैलेंस, ये भी बैलेंस। तो इस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है। एक टिपिकल इक्वेशन ली थी जिसमें कि कंफ्यूजन होती है। इस कंफ्यूजन, जैसे यहाँ कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका यही है कि इसको सेपरेटली लिख लिया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बड़े बड़े से कंपाउंड हैं। एक हमारा लेड नाइट्रेट है, आयरन सल्फेट, आयरन नाइट्रेट और लेड सल्फेट। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेड 1 लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड में भी लेड 1 नाइट्रेट 2, इधर नाइट्रेट 3। बताने वाली बात ये कि अगर नाइट्रेट यहाँ पर कम्प्लीटली लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में ली है तो आप इसे कम्प्लीटली सिंगल टाइम लिख सकते हैं। ऐसे ही Fe2 Fe1 सल्फेट, ये भी कम्प्लीटली आप दोनों साइड लिख सकते हैं। सल्फेट इधर 3 और 1। तो अब हम देख सकते हैं आयरन का नंबर 2 है, इधर 1। पहले आप आयरन को ही बैलेंस कर लीजिए। आयरन में जब आप 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आयरन के साथ नाइट्रेट में भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 6, इसे आप यहाँ लिख देंगे। सल्फेट भी हमारा बैलेंस नहीं है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी। जब 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्योंकि ये कंप्लीट कंपाउंड है तो लेड में भी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लेड में 3 की मल्टीप्लाई होने से नाइट्रेट में भी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी होगी। अब हमारा लेड बैलेंस हो चुका है, नाइट्रेट बैलेंस हो चुका है, आयरन बैलेंस हो चुका है और सल्फेट भी बैलेंस हो चुका है। हमें आयरन के आगे कुछ नहीं करना, आयरन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसके आगे 2 लगाना है क्योंकि आयरन में हमने 2 की मल्टीप्लाई की, और नाइट्रेट में भी हो गई। फिर लेड के आगे 3 लगाना है, 3 की मल्टीप्लाई। एक बताने वाली बात, इस इक्वेशन में ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है। इस एरो नीचे की तरफ जाने का क्या मतलब होता है? ये एक प्रेसिपिटेट है। किसी भी इक्वेशन में या रिएक्शन में जब प्रेसिपिटेट बनता है तो डाउन एरो से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरो अब अगर किसी इक्वेशन के एंड में लिखा गया तो वो एक गैस का सिंबल है, वहाँ पर कोई गैस फॉर्म हो गई। एक चीज़ और, ये जो आयरन है ये आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड 3 टाइप के होते हैं। अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं तो इसमें बता देते हैं। एक होता है FeO, ये आयरन 2 ऑक्साइड होता है क्योंकि इधर वैलेंसी आयरन की 2 है। और फिर होता है Fe3 Fe2O3, ये आयरन 3rd ऑक्साइड होता है। ये आयरन 2 ऑक्साइड, ये आयरन 3rd ऑक्साइड, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आयरन 2nd ऑक्साइड का, आयरन 3rd ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन आयरन ये वाला ऑक्साइड। इसका नाम फेरस ऑक्साइड होता है, इसका फेरिक ऑक्साइड होता है, इसका मैग्नेटाइट होता है। ये आयरन की ऑक्साइड के आपको मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में जैसे कि पहला क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको लिखनी है और उसे बैलेंस करना है। सेकंड क्वेश्चन है रेस्पिरेशन, और थर्ड क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये 3 क्वेश्चन है बैलेंसिंग के, क्योंकि आपको होमवर्क में मिलेंगे, आपको ये करना है। ओके, आगे का टॉपिक नेक्स्ट टाइम। बाय। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें।